हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम परफेक्ट होंगे और आज के इस सेशन के लिए तैयार भी होंगे। देखो, आज आपके बीच में जो सेशन है वो बेसिकली कल के पार्ट का कंटिन्यूएंस भी है। लेकिन कल आपको थोड़ा सा समस्या रहा था वॉइस को लेकर, तो मैंने कहा कि इस सेशन को एकदम परफेक्ट तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डील एजू करेंगे। मुझे बताइए, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? परफेक्ट, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और ये सेशन आपका कल के पार्ट का, फिर से कह रहा हूं, कल के पार्ट का एक तरीके से क्या रह जाएगा, कंटिन्यूस है जो रह सकता है। तो उपासना जी, रिया जी, शिखा जी, साथ साथ में यहाँ पे और भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके कमेंट्स में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, रूपाली चौधरी जी, कपिल शर्मा जी, असलम जी, सभी का स्वागत है लिंकिंग लॉग इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो लिंकिंग वकालत का ये एपिसोड अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैं खुद को कर देता हूं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर स्मॉल, और फिर हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट को करते हैं शुरू। यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि बेसिकली इस वीडियो का कनेक्शन क्या था। इस वीडियो का कनेक्शन ये था कि वकील साहब ने कोई ऐसा मैटर जो है वहां पे क्या किया, कोर्ट में प्रेजेंट किया, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो है जज साहब को नाराजगी थी। नाराजगी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने बिना प्रिपरेशन के उस मैटर को पेश किया। तो पहले की शुरुआत के 2-3 मिनट जो हम ऑलरेडी सुन चुके थे, उस पर थोड़ा डिस्कशन कम करेंगे और आगे के मुद्दे पर डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट से यस और नो। ओके, नाउ स्टार्ट द सेशन। तो चलिए, मैं आपके पीछे वीडियो को रन कर रहा हूं और देवी और सज्जनों, तैयार हो जाइए। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर जज साहब को आ गया था भारी वाला गुस्सा। ओके, No sane lawyer could have filed this writ application. Unless someone suffers from insanity, such a writ petition could not have been filed. So by mistake, Lord. All right, then take the judgment from us. My lords, I delete that now. No, sorry, we will not allow it. It's a lord's mistake. Sir, enough is enough. This is not a mistake. The speaker behind the legislative assembly. Lords, it's my mistake. It is your mistake. Lords, I deeply apologize. Lords, I am deleting. This is not a place for bhasanbaji. Make your legal submission, establish your legal right, take an order from this court. Not make a mockery of the writ proceeding. Issues. I admit. You are addressing the court on core constitutional issues, the 73rd Amendment, and you have not even bothered to go through the writ petition. Lords, What a careless approach, Mr. Counsel. Very, very unfortunate. Very, very unfortunate. my lords, I will It's not a new counsel's arguments. Lords, it's my mistake. Lords, I know I should not have Don't implemented take undue this. advantage of any court. Lords, I knew. Lords, I should not have. Lords, I should not have implemented. Just see the array of parties. I It is followed. disgusting. I To followed. say the least about It's a any blunder, counsel. Lords. I have no excuse, Lords. Lords, अब आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ये जो आपने अभी देखा ना, वो तो उस वीडियो के अंदर आने वाला एक पार्ट है ना, जिसमें अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो सारी बातें हुई वगैरह वगैरह, है ना। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम गिविंग क्रेडिट टू द पटना हाई कोर्ट। और साथ ही साथ में एक यूट्यूब चैनल है लॉ चक्र, जिसने इस तरह का वीडियो अपलोड किया, और उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके अंदर गहराई से चीजों को समझ पाएंगे। देखो, ऐसे हजारों वीडियो बड़े आपके पास यूट्यूब पर, लेकिन इस लिंकिंग वकालत का अप्रोच अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझेंगे जो वकील साहब ने कही और जो हमारे ऑनरेबल जज साहब ने वापस रिएक्ट की। ओके, चलिए, अब आपका मेन वीडियो स्टार्ट हो रहा है। शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपके सामने एक पिटिशन फाइल की जा रही है हाई कोर्ट के बिफोर, और वहां पर जो है क्या आगे ड्रामा हुआ उस दिन, ये हमें ऑब्जर्व करना है। कोर्ट ड्रामा, कोर्ट प्रोसीडिंग हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज है चीजों को लर्न करने का और सीखने का। ओके जी, चलिए, अब आपका मेन वीडियो यहां से स्टार्ट होता है। during pendency of this writ application, certain development Lords has taken place. Lords, we have filed this writ application for issuance of direction to the authorities, state government, to frame a rule, recruitment rule containing service conditions, pensionary benefit, etc. नंबर वन, ये रिट पिटिशन जो फाइल की गई थी वो क्यों की गई थी? ताकि हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन इश्यू करवाया जा सके, ताकि वो क्या करें, वो भी जो उनके पंचायती राज वगैरह है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह है जो फ्रेम कर सके। ओके, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस, जो एक परमादेश परमादेश का आदेश होता है ना, उसके रिगार्डिंग बात थी। तो ये इन्होंने रिट का एक पर्पस बताया।
और इन्होंने शुरुआत में एक लाइन बोली, वो लाइन बड़ी अच्छी थी कि कुछ डेवलपमेंट हुए हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट, कि मतलब ये जो रिट जब चल रही है तो कुछ जो है रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जिनका ध्यान मैं कोर्ट की ओर लाना चाहता हूँ। जरा उस लाइन को वापस सुनना, और ये लाइन बहुत अच्छी चीज है। रिसेंट डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट बोला गया है उसको आप वापस सुनेंगे एक बार, लिसन। To say the least It's about a any blunder, my council. lords. I have no recruitment role containing service conditions. Read application. Certain development, my lords, has taken place. My lords, we have filed. सर्टेन डेवलपमेंट हैज बीन टेकन प्लेस पेंडिंग द रिट पिटिशन। ये वर्ड हमारे सामने आया कि मतलब जब भी रिट पिटिशन पेंडिंग चल रही है तो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट ऐसे हुआ है। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है वो तो आगे पता चलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब कोई रूल्स बन गया होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया होगा, समथिंग लाइक दैट। This writ application for issuance of direction to the authorities, state government, to frame a rule, recruitment rule containing service conditions, pensionary benefit, etc. In the meantime, lords, they have not considered about the Jila Parishad, but they have framed a rule with respect to municipality. Just my friend lords informed me. So if lords will permit, I shall bring that also on the record, lords, in the next week, and then it may be heard, lords. Lord, the issues So what are. kind of relief you are seeking? देखो यहाँ तक तो कंसर्न बड़ा सीधा साधा है। यहाँ पे कंसर्न इतना ही है कि वो कह रहे हैं कि भाई म्यूनसिपैलिटी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं और जिला परिषद के रिगार्डिंग नहीं बनाए गए हैं। तो अगर जो है माय लॉर्ड मुझे परमिट करे तो मैं उनको भी क्या करना चाहता हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड है जो लाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे नेक्स्ट वीक का टाइम दें। यहाँ तक ठीक बात है। मतलब भाई पिटिशन के अंदर अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट को कवर करना चाहते हैं तो नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो जज साहब क्या पूछ रहे हैं। Milord, the issue is, milords, I am telling there is a very milord sound milords relief as I have followed milords. As per milords Article 243, which was brought into milords picture by way of 770. Let us come to the relief which you are I am coming milords, I am coming on exactly on that. That came into picture. Milords, as per 309 of the Constitution of India. Milord, this is the jurisdiction and milord the responsibility upon the state legislature. Appropriate legislature word has been used to frame a rule regarding their service conditions, etc. Recruitment and service conditions, etc. Milord, so far this panchayats are concerned. It's a 3 years panchayat as per Article 243. And milord, they are a self-government. They are a state under Article 12 of the Constitution of India. Milord, what is surprising, milord, this Honorable High Court. अब मैं यहाँ पर इसको पॉज कर रहा हूँ। इन्होंने जो अभी 2-3 लाइनें बोली है उन लाइनों का मैं आपको एक निचोड़ बता देता हूँ। हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम जो है ना, उसके रिगार्डिंग संवैधानिक प्रावधान सिर्फ एक जगह पे थे जब हमारा संविधान बना था, और वो जगह थी आपके संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, जिसमें पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया था। फिर क्या हुआ, 1992-93 के दौरान हमारे संविधान में 2 अमेंडमेंट हुए, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। आज की तारीख तक हमारे देश में संविधान के अंदर टोटल 106 अमेंडमेंट है जो हो चुके हैं। तो जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था उसके जरिए हम लोगों ने संविधान के अंदर पार्ट 9 और पार्ट 9A इनको जो है इंसर्ट किया गया था। हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स है ना, तो 9 और 9A को इंसर्ट है जो। वेट अ मिनट, वॉइस रिपीट हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या अब परफेक्ट है? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, से यस और नो। मैं चेक कर लेता हूं भी। ओके, क्या अब परफेक्ट है? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, से यस और नो। आप ही कहना चाह रहे हो जो कोर्ट रिकॉर्डिंग है उनकी बात आप कर रहे हो? यस, क्लियर। आपकी वॉइस क्लियर थी वीडियो में, तो किन की वॉइस आपको?
क्लियर है? नहीं से जब कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी तो उसमें डबल आवाज़ है। देखो हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो जो है एग्जैक्टली उस क्लैरिटी के साथ में नहीं हो, क्योंकि देखो इन लोगों ने क्या है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग रिकॉर्ड कर रही हो गई आपके भले के लिए तो करनी रखी है, बराबर। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट ले रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो माइट भी ऐसा कुछ हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं फिर भी जो है इसको एक बार देख लेता हूँ, वापस मैं चला लेता हूँ। और अब मैं एक ट्रायल कर रहा हूँ, आप इसको 10 सेकंड सुनो, फिर मुझे बताना परफेक्ट है कि नहीं है। ओके चलिए, अब मैं यहाँ पर इसको वापस एक बार क्या कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ। हाँ जी, नाउ लिसन। अब एक बार सुनो और मुझे बताओ। Earlier as well considered that since they are a state, they are self-government, they came into picture in the year 1993, but till date, the legislature have failed to exercise their jurisdiction, framing a rule, recruitment rule containing service condition, pensionary benefits, etc. There is no requirement, there is no compulsion for the state to frame recruitment rules. ऑल क्लियर नाउ? ऑल क्लियर? चलो भाई, अब अपन वापस आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये वकील साहब क्या बता रहे हैं कि साहब 73rd और 74th अमेंडमेंट में आप पंचायत और म्यूनसिपलिटी को संविधान के अंदर लेकर आए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस दरमियान ये ना सभी, ये आपके पंचायत समिति और म्यूनसिपलिटी, ये दोनों 3 लेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। 3 इसमें क्या होते हैं, लेवल है जो होते हैं, जैसे आपकी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरीके से 3 लेवल है जो यहाँ पर होते हैं, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक इसके रूल्स नहीं बनाए कि जो कोई व्यक्ति मतलब जो है अगर इसमें सर्विस कर रहा है, अगर यहाँ से रिटायर्ड हुआ है, तो उनके रिक्रूटमेंट के रूल्स आज तक हैं जो बने नहीं हैं, ये ऐसा कहना है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल का जिक्र किया, 243। ये 243 वही आर्टिकल है जहाँ से पार्ट नंबर 9 स्टार्ट होता है। आर्टिकल 309 वही है जो गवर्नर को पावर है जो देता है। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट वर्ड को डिफाइन है जो कर रखा है। ओके, तो ये सारे आर्टिकल इन्होंने अभी है जो इस्तेमाल है चुके। अब मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ और आप जरा ऑब्जर्व करना इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, पिटिशनर ने अपनी कहानी पार्टली है जो कोर्ट के सामने रखी है। नाउ लिसन। 93, but till date, the legislature have failed to exercise their jurisdiction, framing a rule, recruitment rule containing service condition, pensionary benefits, etc. There is no requirement, there is no compulsion for the state to frame recruitment rules. अब देखो इन्होंने एक बात करी और तुरंत जो है जज साहब ने बोल दिया कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत के लिए अलग से कोई रिक्रूटमेंट कंडीशन बनाने ही पड़ेंगे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो नहीं है। अब ये ऑनरेबल जज साहब ने क्या कर दिया, डायरेक्टली एक तरीके से डिनाई किया। तो अब शायद ये जो है इनके फेवर में कुछ बात रखेंगे, लेट्स सी। My lords, kindly have a look, my lords. Article 309, my lords, of the Constitution of India, my lords. My lords, it will be better, it's my humble request, if the matter comes in the next week, I'll, my lords, see that the act with respect to the employee of the municipality, because they also came into picture in the year 1993. And some rule has been, my lords, framed about their recruitment, my lords. Their Rule they will be framing. The state government may frame, may not frame. Where is the question of issuance of a writ by the High my Court lords, for my framing humble, of rules? My lords, my humble submission, my lords. अब यहाँ पे ओ रमेश बाबू इधर, अब यहाँ पे मामला थोड़ा गर्म होता जा रहा है। क्या हुआ कि जैसा लग रहा है कि शायद लर्नेड एडवोकेट साहब जो हैं वो म्यूनसिपलिटी के रूल्स के बारे में शायद वो स्टडी नहीं कर पाए थे कि म्यूनसिपलिटी के केस में स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स ऑलरेडी बना दिए। तो वकील साहब को महसूस हो गया होगा कि यार अब इस मैटर में अगर थोड़ा मैंने आर्गूमेंट किया तो ये जो पॉइंट है वो मेरे लिए एडवर्स हो सकता है, प्रतिकूल है जो हो सकता है। तो उन्होंने कोर्ट से पहले भी शुरुआत में रिक्वेस्ट किया कि मुझे 7 डेज़ का टाइम मिल जाए, और अभी भी जो है इन्होंने 7 डेज़ का टाइम, आप लोगों ने सुना, इन्होंने 7 डेज़ का टाइम मांगा, 1 वीक, ठीक। अब मुद्दा ये कि यहाँ पे जो है मैंडेमस का रिट इशू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टेट का। तो ऑनरेबल जज साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मे और मे नॉट, वहाँ पे मे शब्द लिखा हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट मे करे या नहीं करे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट क्यों रिट इशू करेगा स्टेट को कि तुम जाके क्या करो, रूल्स है जो बनाओ। यहाँ तक मुद्दा समझ में आ रहा है? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तैयार हो जाना, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मा गर्मी बढ़ने वाला है। हाँ जी। Insofar this jurisdiction is concerned,
Jurisdiction doesn't mean that they shall exercise whenever they like. They cannot sit idle. This is my humble submission. And my lords has this jurisdiction to see, my lord, the action Who and are the inaction. petitioners? My lord, the petitioners are employees. देखो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब कभी भी किसी प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करते हो ना, तो एप्लीकेंट कौन है, प्लेंटिव कौन है, पिटिशनर कौन है ना, किसने अप्लाई कर रखा है, कंप्लेनेंट कौन है। तो यहाँ पे ऑनरेबल जज साहब ने क्या पूछा कि भाई वो आर द पिटिशनर, मतलब आप किन के बिहाफ पर जो है ये पिटिशन फाइल कर रहे हो। अब यहाँ पे पिटिशनर का स्टेटस है जो जाना जाएगा। लेट्स सी। And some retired employee of certain Jila Parishad, my lords. इस They लाइन have को come to वापस this रिपीट honor- कर रहा हूँ मैं। This is my humble submission. And my lords has this jurisdiction to see, my lord, the Who are action who and are the inaction. petitioners? My lord, the petitioners are employees and some retired employee of certain Jila Parishad, my lords. कुछ जिला परिषद के एम्प्लॉयज और कुछ रिटायर्ड पेंशनर्स जिनको पेंशन मिल रही है, वो इस पिटिशनर के अंदर पिटिशन है जो फाइल कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। They have come to this honor, my lords, What is the right of the retired employees now? because of the pensionary benefits. My lords, in last, my lords, round of litigation, some other देखो people. ये सवाल हम लोगों के लिए जानने के लिए अच्छा है कि जो पर्सन रिटायर्ड हो गए उनका क्या राइट है। अभी जो पर्सन रिटायर्ड हो गए वो रिट पिटिशन फाइल करे, उनका क्या राइट है। जो वर्किंग में है चलो कोई बात नहीं, जो रिटायर्ड हो गए उनको क्या करना, उनका तो कंडीशन ऑफ सर्विस वैसे ही खत्म हो गया। ये जैसा आपने सवाल पूछा तो लर्नेड वकील साहब ने जवाब दिया कि साहब जो पेंशनरी बेनिफिट है, पेंशन के तहत जो बेनिफिट मिलने वाले, उन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट है। ठीक है, जस्टिफाइड बात है कि भाई हाँ इंटरेस्ट हो सकता है। अब आगे Had come to this honorable court, and this honorable court recorded, insofar the pensionary benefits and salaries are concerned, in some of the Jila Parishad it is being paid as per the fourth pay commission report. In some of as per the fifth pay commission report. In some of as per the sixth pay commission report. So there was discrimination and differences in their salaries and pensionary benefits, and therefore this honorable court. अब मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान एक तरफ ना डिस्ट्रैक्ट करना चाहूँगा। लिसन, देखो क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है हमारे देश में हर जो है एक तरीके से 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में एक पे कमीशन है जो आता है। ठीक, तो उस पे कमीशन के अकॉर्डिंग 10 साल के बाद में एक पे कमीशन आता है जो पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी पे को रिवाइज करता है। मतलब आप देखना जब भी 7 पे लगा, 8 पे लगा, एम्प्लॉयज़ के अंदर खुशियों की बहार, घर में आई मिठाई, श्रीमती जी के लिए नए गहने बनवाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उनका अमाउंट बढ़ जाता है ना, वेतन बढ़ जाता है। अब ये वकील साहब कह रहे हैं कि साहब अलग अलग जिला परिषद है, पंचायत स्तर पे अलग अलग लेवल बने हुए हैं। आप में से कुछ कैंडिडेट्स चटपटी न्यूज़ जानना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना लॉ का स्टूडेंट हर चीज़ को नोटिस करता है। अगर आप कानून से जुड़े हुए हो तो आपको हर बात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पंचायती राज सिस्टम में 1, 2, 3 लेवल होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है जिला परिषद का। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जिला परिषद में 4थे पे के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, कुछ जिला परिषद में 5वें पे के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, कुछ में 6 पे। तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, कोई यूनिफॉर्म मेथड फॉलो नहीं हो रहा। बात तो सही है, बात तो यहां पर सही है। अब आगे देखो, considered that there should be a common code which includes, my lords, which may be applicable. Where is that? My lords, I have enclosed that, my lords. Order of the court? Order of this court is here, my lords. That is Annexure 1, my lords, start from page number 19. देखो वकालत में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके सामने डिविजनल बेंच है और डिविजनल बेंच आपस में जब भी कोई डिस्कशन कर रही होती हैं, तो चाहे आप कोई भी आर्ग्यूमेंट क्यों ना कर रहे हो, आपको उस आर्ग्यूमेंट को वहीं पे पॉज कर देना होता है। ठीक है, एडवोकेसी का एक रूल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, 3 केसेस के अंदर वकील नहीं बोलता है। नंबर 1, जब जज साहब जो हैं खुद अपने स्तर पे फाइल पढ़ रहे होते हैं तब आर्ग्यूमेंट को पॉज करना चाहिए। नंबर 2, डिविजनल बेंच है, दोनों जज साहब आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तब आर्ग्यूमेंट को पॉज करना चाहिए। और नंबर 3, जब जज साहब बोल रहे हैं तो वकील साहब को पॉज रहना चाहिए। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है एडवोकेसी के फील्ड के अंदर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बनता है। नाउ सी फर्दर, तो अब उनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है ऑनरेबल जज साहब के बीच में। अब आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो क्या?
हाँ जी, सोमेश जी, जयवर्धन जी, वैशाली जी, कपिल शर्मा जी, और ये नए कैंडिडेट्स कौन आए हैं? हाँ, वंदना जी। मुझे एक बात बताऊं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि यार एक ही लेवल के कर्मचारी है, कुछ को अलग पेमेंट मिल रहा है, कुछ को अलग पेमेंट मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, हाँ या ना? क्या वकील साहब की इस बात पे दम है? आपके कमेंट्स मैं लेफ्ट साइड के अंदर पढ़ पा रहा हूँ, बताइए मुझे, से यस और नो। क्या आपको भी लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है पक्षपात, या फिर एक तरीके से निष्पक्षता जहां पे नहीं है? आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? आप ठीक ठाक तो हो? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब कमेंट आ गए। यार तुम बीच में बोलते रहा करो, मैं जब खामोश रहते हो ना ऐसा लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? चलिए अब आगे सुनो। Yes, My lords, Annexure 1, page 19. yes. Where is the relevant part? Relevant part, my lords. देखो, जब भी आप ऑनरेबल कोर्ट को कोई भी एनेक्सर रीड आउट करवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? रिलेवेंट पार्ट वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि भाई रिलेवेंट पार्ट कौन सा है, क्योंकि वो जज साहब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने वाले आपके लिए। कौन सा रिलेवेंट पैराग्राफ है, कौन सी लाइन है, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो इन्होंने तो क्या पूछा? रिलेवेंट पार्ट। रिलेवेंट पार्ट का मतलब एनेक्सर में हमें कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है ये बताओ। It's a very small, my lords. No, we don't want to go through the entire order. My lords, Place that portion page where number there is a 20. direction. Page number 20. वापस my lords, सुनो। kindly have it. Yes. Where is the relevant part? Relevant part, my lords. It's a very small, my lords. No, we don't want to go through the entire order. My lords, Place that portion page where number there is a 20. direction. Page number 20, my lords, kindly have a look. 20. 20. Yes. My lords. You are starting from the beginning. We are Beginning, asking. my lords. My lords is considered very relevant points in first paragraph. Therefore, I am coming on that. All these matters related to payment of retiral dues to the employees of various Jila Parishad in the state. The court would like to note certain common and disturbing features. Firstly, there do appear to be any common service rule for employees of Jila Parishad, so that the employees of one Jila Parishad is treated identical to an employee of another Jila Parishad so far as service conditions are concerned. There are no common rule for retirement benefits. These are necessary to bring about a commonality and non-discriminatory application of rule to all employees of different Jila Parishad. Chaos being created in respect of some Jila Parishad employee, retired employee who are still being paid on basis of recommendation of 4th pay revision commission. In some they have taken into account 5th pay revision, in some even 6th pay revision. This lead to indiscriminate practice. आप में से है ना कुछ कैंडिडेट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे ऑनरेबल जज साहब के फेस एक्सप्रेशन पढ़ना। आपको महसूस होगा कि जज साहब ने मूड बना लिया है कि इस पिटीशन का क्या करना है। कितने कैंडिडेट यहाँ पर इस बात को ऑब्जर्व कर पाए? से यस इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बताइए आप में से कितने कैंडिडेट इस बात को ऑब्जर्व कर पाए हैं कि जो हमारे इस बेंच के जो प्रिंसिपल जज साहब है उन्होंने एक मूड बना लिया है कि इस केस का अब उन्हें आगे क्या करना है। आप में से कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू नो, क्योंकि हम लोग वकालत में जाने के बारे में सोच रहे हैं या जुडिशरी को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक जज की बॉडी लैंग्वेज हमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व है जो करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं जब वो बोल रहे हैं तो बाकी के पन्ने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, है ना, इस तरीके से। और शुरुआत में ही कि हम पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे, आप बस वो मेन मुद्दा बता दो, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चीज़ें कोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपको वापस लेके चलूँ 10 सेकेंड। अब की बार ध्यान रखना, ठीक है? अब की बार देखना, अब की बार आपका नज़र जो है जज साहब के सामने होना चाहिए। सी Different Jila Parishad. Chaos being created in respect of some Jila Parishad employee, retired employee who are still being paid on basis of recommendation of 4th pay revision commission. In some they have taken into account 5th pay revision, in some even 6th pay revision. This lead to indiscriminate practice and force all the employee to flood this court with clerical matters and not legal matters. There is lack of vision or policy at the state level. It is too
आप में से एक कैंडिडेट कह रहा है विश्वजीत जी कि नो सर बट नाउ आई एम वॉचिंग हिम विद प्री जुडिस माइंड आफ्टर यू हैव सेड। ये भी होता है कि सर मेरा माइंड तो पहले नॉर्मल तरीके से देख रहा था, बट जब आपने कह दिया है ना, अब मैं प्री जुडिस तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ दत्त साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग तो रही है। ये भी ब्रेन वॉशिंग होती है ना। चलिए अब आगे देखो। State in the day for the state to take a view that the liability to pay the employee is not their responsibility as they are mere employee of a body corporate. Jila Parishad one of the tiers of local self government. The tiers are Panchayat, Jila Parishad, municipality and the state. They are all local self government beyond the limited revenue earning sources. Jila Parishad have little revenue at their disposal. They cannot be independent of the state. They are independent on the state for funds not only to meet their liability to their employee including retired employees but for employees actually and discharge of other constitutional obligations. Constitutional through 73rd and 74th. देखो आप है ना, आप समझना एक जज का भी बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है। जब ये पैराग्राफ वकील साहब पढ़ने वाले थे उससे पहले ही ऑनरेबल जज साहब ने क्या कहा कि भाई रिलेवेंट पैरा बताओ, हम पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर ऑल्सो वकील साहब के इंसिस्ट करने पे कि भाई फर्स्ट पैरा में मेन बात लिखी हुई है तो इन्होंने पढ़ने का मानस बनाया, बट शायद इस बात को हमारे लर्नेड वकील साहब ने थोड़ा सा या तो ग्रांटेड ले लिया और पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का नुकसान पता है क्या होता है? नुकसान एडवोकेट को ही होता है, क्योंकि जब आप रिलेवेंट पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहे हो, पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट पढ़ा रहे हो या एंटायर पैराग्राफ पढ़ा रहे हो, तो उसके चक्कर में आपकी मुख्य लाइन पे उनका ध्यान इतना नहीं जाता है और फिर वो क्या करते हैं, अपना अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो अभी थोड़ा सा अटेंशन इनका जज साहब का ड्रॉ जो है कम रह गया यहाँ पे इस पैराग्राफ को इंटरेस्ट देने के अंदर, ठीक। अब देखो आगे क्या होता है। Amendment read with the provisions of Panchayat Raj Act contemplates devolution in power of the Panchayat including Jila Parishad constitutional amendments of the year 1993. This present Panchayati Raj of the year 2006, we are in the year 2013, 20 years from constitutional amendment and 70 years of the said act, still there is total lack of vision or policy for recommendation of the constitutional and statutory mandate or transfer of authority, power and duty that is regrettable. In these batch cases, we are concerned with pensionary benefits, retirement benefits to employee of different Jila Parishad. Learned Principal Secretary has filed a comprehensive counter affidavit. In fairness to him, I must note that virtually for the first time, the state has taken a fair attitude of admitting its liability towards Jila Parishad. Unlike in the past, it has not chosen to reject the Jila Parishad as a orphan. समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? अगर हमें एक अच्छा अधिवक्ता बनना है तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा कि जो रिलीफ आप कोर्ट से चाहते हो उसके रिगार्डिंग जो रिलेवेंट बात है उस रिलेवेंट बात को पहले से या तो क्या करके जाओ, इस तरीके से फ्लैग व्लैग करके जाओ, है ना। फ्लैग लगाओ कि भाई हाँ ये वाला रिलेवेंट पॉइंट है इसलिए मुझे पता होना चाहिए, या फिर यहाँ पे वो जो बात है वो हाईलाइट होनी चाहिए। अगर नहीं और मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ूँ, अच्छा चलो ये तो पैराग्राफ की बात हो रही है, हम पता है जैसे मैं कई बार जुडिशरी की क्लासेस लेता हूँ रेगुलर वाली, अगर जुडिशरी की क्लासेस के अंदर मैं एक भी सेक्शन अगर कंटिन्यू पढ़ लेता हूँ ना, अगर 5-6 लाइनें एक साथ, तो स्टूडेंट कहता है ये क्या हो रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक वैसे के वैसे अब जज साहब ये थोड़ा ना कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, जज साहब कहेंगे यार तुम्हारा काम का मुद्दा कौन सा है वो बताओ भाई। तो ये चीज़ होती है, तो नोट कर लेना कभी भी कोर्ट में जब कभी भी आप इस तरीके से चीज़ों को रीड आउट करवाना चाहते हो तो देयर मस्ट बी टू द पॉइंट, जो है क्या होना चाहिए, आपका सब्सटेंस है जो होना चाहिए। नाउ सुनिए। Child. The retired employee has to get his retirement benefits. Learned Principal Secretary has brought on record that state honestly started exercise of collecting facts and figures with regards to arrears and arrangement for fund for the clearing the dues. Court only wishes to add that there cannot be any discrimination vis-a-vis employee of one Jila Parishad and another. If the employee are entitled to 6th pay revision commission, then all the employees of Jila Parishad in the state have to be so equally treated, irrespective of the individual function status of the Jila Parishad. Thus, it is expected that the state would undertake exercise first with regard to retired employee. नॉलेज के साथ में नहीं पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 पढ़ा तो था लेकिन जो काम की लाइन थी उसको हाईलाइट नहीं किया, नंबर 2। और नंबर 3
कि आप पहली बार डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पढ़ रहे हो, और जिस सीरियसनेस के साथ आप पढ़ रहे हो ना, उससे लग रहा है कि आप खुद उस बात को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो कोर्ट के सामने कि यार इसमें मेरे काम की वाली बात कहाँ गई, कौन सी थी, आप खुद प्रयास कर रहे हो। इसलिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, वरना ये जो लर्नेड वकील साहब है वो एक गलती नहीं करते। आपने नोटिस किया अभी जो दोनों जज साहब आपस में थोड़ी देर बीच में बात कर रहे थे, तो कंटिन्यू लर्नेड वकील साहब पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान उसमें खोया हुआ है। अच्छा, उनके मन में भी एक फियर है कि अरे यार नहीं बता पाया तो भी जज साहब जो है मेरे को डांट लगा देंगे। वो भी जानते हैं, ही इज़ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। एक एडवोकेट जो होता है ना, एडवोकेट जो है वो कई मामलों के अंदर सारी बात को जानता है। तो अब ये पूरी डेफ्थनेस में डूब कर, सीरियसनेस में ढूंढ कर अपनी वो लाइन निकाल रहे हैं कि वो लाइन कहाँ गई, अगर है तो, है ना। इन बिटवीन प्रिंसिपल साहब ने दूसरे जज साहब को इशारा किया कि उस पेज नंबर पे वो लिखा हो, जरा पढ़ो तो एक बार, है ना। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। सर मेरे साथ भी एडवोकेसी में फुल स्टोरी पढ़ने का दिक्कत है, कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा सर। अगर आप इस तरीके से मान लीजिए गड़बड़ है जो कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं न कहीं जो है हमें पहले से डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और जो काम की चीज़ है वही हमारे सामने रखनी है। कामिनी सोनी जी कह रहे हैं कि सर मंडे को उदयपुर में आपके रेगुलर बैच स्टूडेंट से पर्सनली मिलेंगे कि 100% मिलूंगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मैं क्या करने वाला हूँ, मंडे को उदयपुर के अंदर जो पहला ऑफलाइन एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम होने वाला है आपके उदयपुर बार एसोसिएशन के अंदर, तो बार एसोसिएशन का प्रोग्राम खत्म करते हुए डेफिनेटली रेगुलर भी और हर स्टूडेंट से मिलने का प्रयास करेंगे। नाउ सी, अब आगे देखो भाई, अब क्या होने वाला, अब है ना बिजली गिरने वाली है। लेट्स सी। Must simultaneously ensure proper funding and provide for proper channelization of funds so ensure unrestricted payment of continuing dues retired thereafter. Simultaneously exercise is to be done with regard to serving employee in the same manner across the board and ensure timely payment of their salary dues at the same scale all over the state. Why court is emphasizing this is that if an employee has no financial security in the present and much less after the superannuation apart from others, there will be a tendency to use inappropriate method for making individual income. In other words, only to increase corruption down the level. That is not at all desirable. The principal secretary who is present. अब देखो मुझे बताओ, अब जब तक जो है हमारे वकील साहब इस तरीके से फाइल को रीड आउट करने वाले हैं, हमारे कुछ लाइव के जो व्यूअर्स हैं वो चले गए, वो कहने लगे क्या हो रहा है। वो कुछ सेकंड के लिए आए थे, 2 मिनट रुके, देखा कि यहाँ तो डॉक्यूमेंट पढ़ा जा रहा है, सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो वापस चले गए। तो जब लाइव क्लास के अंदर व्यूअर्स जो हैं वो चले जाए, तो फिर कोर्ट के अंदर फिर क्या होगा, है ना। कोर्ट में फिर ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ काम का मुद्दा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखना, अब है ना आप लोगों को रुके रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है तो दूसरों को गलतियां करते हुए देखना पड़ेगा। वापस सुनो मैंने क्या कहा, अगर हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है तो दूसरों को गलतियां करते हुए देखना पड़ेगा। और शायद यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। हिम्मत रखना, हारना मत। And has also filed a comprehensive counter affidavit has stated that from the fund which are being released to the various Jila Parishad at the first instance 60% of the dues of all retirement employee of all the Jila Parishad who retired prior to 2009 would be cleared along with 40% of the dues of all the employee who are retired. अब देखो इनका इनिशियल मुद्दा ठीक था कि भाई अलग अलग जो जिला परिषद हैं उनको एक तरीके से अलग अलग क्या किया जा रहा है, अलग अलग जो है एक तरीके से पेमेंट किया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट है तो एक पेमेंट मिलना चाहिए। तो इनका पर्पज़ अच्छा था, पिटिशनर भी इनको ठीक मिले। गड़बड़ी कहाँ पे हुई, इस एस्पेक्ट पे रेलेवेंट पैरा पढ़वाना था और 2 पेज अब तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। 2011 from the fund that would be released in the year. रश्मि जी कह रहे हैं सर बिल्कुल हम रुके हुए हैं, हमें तो पूरा एंड तक देखना ही देखना है, ये क्लाइमैक्स क्या होगा। अब जो है ऑनरेबल जज साहब का रिएक्शन क्या आने वाला है हमको वो देखना है, तो रुके रहना आप। हाँ जी। Early part of the next financial year, it is expected that by July 2013, entire dues of all retired Jila Parishad employee of the state would be cleared. Court hopes that the state would ensure to bring about uniformity while clearing all the dues in respect of case of payment, and it will the state function if it
permits one Jila मैं Parishad थोड़ा to आगे pay ले लेता हूँ, something है ना, which is not वीडियो को being मैं paid. थोड़ा आगे ले लेता हूँ. We adhere to the policy to make it. There is no common हाँ, view of the अब order खत्म होने passed वाला in my भाई. view, no separate order so and so. So, my lord, the honorable court considered that they are not maintaining parity. There is no common code for that. And my lords, both the my lords, this municipality and the panchayat, both came in the year my lords 1993. Mr. Counsel, My lords. no sane lawyer could have filed this writ application unless someone suffers from क्या डायलॉग दिया? नो सेन लॉयर कुड हैव फाइल सच एन पिटिशन. सेन का मतलब समझते हो? एक वर्ड होता है इंसैन. इंसैन का मतलब बुद्धि गाय तुम्हारी, सेन का मतलब बुद्धिमान, है ना. तो या फिर जो व्यक्ति समझदार या जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. तो यहाँ पे क्या लिखा कि मिस्टर काउंसिल, नो सेन लॉयर कुड हैव फाइल दिस पिटिशन. कि एक सेन लॉयर जो है ये पिटिशन फाइल नहीं करता. ये बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की. अब आगे देखो. insanity, such writ petition could not have been filed. This is our observation. Please see who is respondent number 6 and what for. अब देखो, जब ये लैंडेड काउंसिल साहब जो हैं क्या कर रहे थे, फाइल को, उस ऑर्डर को रीड आउट कर रहे थे. एट दैट टाइम जो है जज साहब ने क्या किया, देखा कि रेस्पोंडेंट किन किन को बना रखा है. ठीक है, तो अब वो उसके बाद बता रहे हैं कि भाई बताओ रेस्पोंडेंट नंबर 6 कौन है. यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 6 है जो यहाँ पे कौन है. आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है. ओके, अब स्टार्ट होता है. रेस्पोंडेंट का मतलब आपने सामने वाली पार्टी किन को बना रखा है. तो कह रहे हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 जो है वो कौन है. वापस सुनो डायलॉग को. From insanity, such writ petition could not have been filed. This is our observation. Please see who is respondent number 6 and what for. Ranjit Prasad Chaudhary. Respondent number 6. Oh, I'm sorry. I'm sorry, my lords. Why? I'll delete. अब यहाँ पे क्या हुआ सुन लो पहले. एक्चुअल में यहाँ पर आपके सामने एक सीन आया कि जब भी आप पिटिशन फाइल करते हो ना, तो किसके अगेंस्ट में आप पिटिशन फाइल करने का मामला कर रहे हो वो आपको ध्यान में होना चाहिए. इनिशियल में इन्होंने क्या कहा कि स्टेट को ये आप डायरेक्शन दिलाना, स्टेट से चाहते हो कि स्टेट को इशू की जाए रिट कि वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. तो वहाँ पर आप रेस्पोंडेंट किसको बनाओगे? स्टेट को बनाओगे. क्या किसी प्राइवेट पर्सन को बनाओगे? क्या नहीं, है ना. ये इन्होंने शुरुआत में कहा भी था आर्टिकल 12 को लेकर. अभी जब रेस्पोंडेंट नंबर 6 की बात आ रही है तो क्या इन्होंने नाम बताया, जैसे रंजीत सिंह है जो बताया. वापस सुनो, 5 सेकंड में इस चीज़ को वापस आपके रिवर्ट लेके जा रहा हूँ. देखो, जज साहब का भी पेशेंस आसानी से नहीं टूटा, ध्यान रखना. उन्होंने पूरा धैर्य रख के उस ऑर्डर को पढ़ा. या तो उस समय मानस बना रहे थे, पढ़ ऑर्डर पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ तुमको. ऑर्डर पढ़ो, एक बार ऑर्डर पढ़ो, है ना, समथिंग लाइक दैट. लेट्स सी. Ranjit Prasad Chaudhary. Respondent number 6. Oh, I'm sorry. I'm sorry, my lords. Why? I'll delete, my lords. And come to respondent number 10. I'm sorry, my lords. I'll delete both the names, my lords. You're trying You to delete. shift, you're trying to shift the responsibility on No, someone my lords. else. I take responsibility on myself. What is this? I take this Why responsibility. did you not read the petition before addressing? गलती आइडेंटिफाई करो, डार्ट पे फोकस मत करो. तुम्हारा फोकस डार्ट पे जा रहा है ना. डार्ट पे फोकस नहीं करना है कि क्या डार्ट लगा रहे, क्या कर रहे हैं. आप फोकस करो गलती क्या हुई. यू आर फाइलिंग ए पिटिशन फॉर इशूइंग द रिट अगेंस्ट द स्टेट. At that time, the state or the state authority, as per the Article 12, must be the respondent. And now you have mentioned two names, respondent number 6 and respondent number 10, that both are the private parties. तो अब सवाल ये आता है कि आप प्राइवेट पार्टी का नाम एज ए रेस्पोंडेंट कैसे मेंशन कर सकते हो, है ना. अच्छा, जब भी नाम पूछा गया तो इन्होंने अपने जूनियर की तरफ देखा, और हो सकता है ये गलती जूनियर से हो गई हो.
अगर जूनियर से गलती हुई तो ये जो सीनियर महाशय हैं ये जूनियर को ऑफिस में जाके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुस्सा भी क्या होता है, ट्रांसफर है जो होता है आगे। बट ऑनरेबल जज साहब ने पूछ लिया कि यू आर शिफ्टिंग दिस मिस्टेक टू योर एसोसिएट या सीनियर जो जूनियर सो एंड सो, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक सीनियर की एक पहचान भी होती है कि सीनियर क्या करता है, हर चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ पर लेता है। ओके नाउ Milords, this It mistake. is because we give indulgence, No, Milords. because we are liberal. I, Milords, apologize, Milords. What apologize? Since they had written, Milords. Unnecessary. You have not stated anything about the petitioners, and you are delivering a sermon. I'll delete Milords. We will impose cost, exemplary. Milords, Milords. What happened, Milords? Why have you implemented respondent number 10 as party respondent in this case? I'm coming, Milords. Why? I'm coming, Milords, on that. Milords, because it's, Milords, they had sent a representation that is annexure 2. So by mistake, Milords. All right, then take the judgment from us. My lords, I'll delete that now, Milords. No, sorry. We will not allow you. It's a Milords mistake. Sir. अब यहाँ पे वकील साहब कह रहे हैं कि साहब मैं डिलीट कर दूंगा दोनों का नाम, है ना, और उन्होंने कोई एनेक्स से मतलब रिप्रेजेंटेशन भेजा था तो गलती से उनका नाम रेस्पॉन्ड में ऐड हो गया। देखो दैट्स वाई बहुत ज़रूरी होता है कि आप कभी भी कोई प्लान कोर्ट के सामने फाइल कर रहे हो ना तो उस डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से रीड आउट करना होता है। अब पता है वकालत पहले वाला सीन नहीं रहा है, आज के समय वकालत के अंदर पूरा परफेक्शन चाहिए होता है। छोटी सी गलती भी हमारे लिए बहुत भयंकर है जो बन सकती है। अब इनको है ना, इनको देखा जाए तो उस मेरिट पर नहीं डांटा जा रहा है कि भाई तुमने केस फाइल किया, तुम्हारे केस के फेवर में कोई खास बात नहीं है, वो नहीं, वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग, वो तो चलता रहता है, या तो केस जीतेंगे या हारेंगे। बट इस तरह का जब मिस्टेक्स हो जाता है ना तो वो हमारे लिए बड़ा सीन क्रिएट कर लेता है। और ऐसा कैसा सीन यहाँ पर है जो हुआ, वही बात यहाँ पर है जो एप्लीकेबल हो रही है। नाउ सी फर्दर। Enough is enough. This is not a mistake. The Speaker, Bihar Legislative Assembly. Milords, it's my mistake. It is your mistake. Milords, I deeply apologize. Milords, I am deleting. This is not a place for bhasanbaji. Make your legal submission, establish your legal right, take an order from this court. Not make a mockery of the writ proceeding. अब देखो आप फिर से डार्ट पे फोकस कर रहे हो और मैं लीगल वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ये अंतर है। ओके नाउ सी, अब देखो जज साहब ने डांटते समय कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई आप अपना लीगल सबमिशन दो, ठीक है, और टेक जजमेंट फ्रॉम अस, और हमसे एक जजमेंट लो। अब ऑब्वियसली बात है जब जजमेंट देंगे तो साथ में कॉस्ट भी लगाई जा सकती है यहाँ पे, है ना। तो ज़रा डार्ट के अंदर भी जो लीगल वर्ड है उन पे फोकस करो। करेक्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, डार्ट पे फोकस नहीं करना है, लीगलिटी पे फोकस करना है। Not make a mockery of the writ proceeding. This is too much. You are arguing I core admit. constitutional issues. I admit. You are addressing the court on core constitutional issues, the 73rd Amendment, and you have not even bothered to go through the writ petition. Milords, What a careless approach, Mr. Counsel. Very, very unfortunate. Very, very unfortunate. Milords, I shall withdraw this. We will record our opinion on your conduct. Milords, I shall withdraw this case. Third learned counsel for the. My lords, I am a young counsel, my lords. Milords, This case for judgment or. Milords, kindly, Milords. Sorry. We will have to mend the Milords, big I am a base new counsel, of. Milords. Please. Sorry. So you were not arguing, like we were very impressed by your argument. You are arguing core constitutional issues. My lords, I will It is withdraw. not a- देखो एक अच्छी बात आई, दैट वी आर इम्प्रेस विद दैट यू आर आर्ग्यूइंग विद द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, यानी कि आप जो हैं किसी संवैधानिक मैटर पे क्या कर रहे हो, डील जो करो। अब देखो यहाँ पे है शेखर चंद्रवंशी, इनका इंटरेस्ट है सर कॉस्ट कितनी लगाई है, नहीं कॉस्ट कितनी लगाई वो बताओ। अरे रुक जाओ मेरे भाई, पहले अपन इस पे फोकस करते हैं। कॉस्ट पे इंटरेस्ट हो रहा है, डार्ट पे फोकस कर रहे हो। जैसे मतलब इन्होंने इनिशियल आर्ग्यूमेंट तो अच्छा ही किया था, आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने इस केस को पूरे से सुना। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब के सेशन में बीच में एंटर हो गए ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं। तो आप में से जो कैंडिडेट शुरुआत से इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा
कि इनिशियल आर्ग्यूमेंट तो ठीक था कि भाई जिला परिषद अलग अलग के जिला परिषद जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने कर्मचारियों को किसी को 4th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रही है, किसी को 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कर रही है, किसी को 6th पे के अकॉर्डिंग कर रही है। तो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को चैलेंज किया गया। तो मुद्दा तो गलत नहीं था, हाँ अप्रोच थोड़ा सा कैजुअल था, अब थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं थे मामले को लेकर, वो भी चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होगी, पार्टीज को लेकर। आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड में सबसे पहला ऑर्डर कौन सा है? सीपीसी के अंदर पहला ऑर्डर होता है पार्टीज ऑफ सूट। अब पहला ऑर्डर हमें लगता है चलो ठीक है, आगे के ऑर्डर्स काम क्यों होंगे, लेकिन यहां पे जो सारा ये ब्लंडर हुआ ना, ये क्यों हुआ? ये पार्टीज को लेकर हुआ। करेक्ट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वकील के अंदर और जज के अंदर दोनों में होना बहुत जरूरी है। हमने कुछ दिन पहले एक जज साहब की गलती का भी एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा था। एक जज साहिबा, एक मैडम ने क्या किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर को बोला कि इसको वापस रेक्टिफाई करवाया जाए। हायरार्की को भूल गए वो, और क्या बोला कि ऑर्डर को रेक्टिफाई करो, जबकि उस ऑर्डर में किसी तरह का टाइपोग्राफिकल एरर नहीं था, कॉन्सेप्चुअल एरर थी उनकी, है ना, उस बात को नहीं समझ पाए। तो वैसा का वैसा यहाँ पे सीन है जो क्रिएट हो रहा। एक गलती आपके वकालत पे बहुत बड़ा स्पोर्ट है जो क्रिएट कर सकती है। आगे New counsel's arguments. Milords, it's my mistake, Milords. I know I should not have Can't implemented take this. undue advantage of any court. Milords, I knew, Milords, This is very I should not have, unfortunate. Milords, I should not have implemented Just it. see the array of parties, I followed, disgusting. Milords. I followed, to say the Milords. least It's about a any blunder, counsel. Milords. I have no excuse, Milords. Please, Milords, pardon me, Milords. I will not Seeking a repeat. direction to I the shall be legislature, careful, you have Milords, in implemented future all those persons. before filing any petition, Milords. I, Milords, deeply apologize, Milords. Please, Milords. I may Deliver kindly, judgment. Milords, kindly permitted me We to will deliver judgment. We will lay down guidelines how a writ petition is to be drafted, and how careful a lawyer should be before he stands up before this court for making submissions. We will lay down a guideline for the lawyers. दो इंपॉर्टेंट बातें, हाउ द रिट पिटिशन शुड बी ड्राफ्टेड, नंबर 1, एंड हाउ द लॉयर शुड आर्ग्यू हिज केस। वी विल ले डाउन द गाइडलाइन इन दिस रिगार्ड। कौन कह रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसके ऊपर गाइडलाइन देंगे कि रिट पिटिशन कैसे ड्राफ्ट होनी चाहिए, लॉयर को किस तरीके से डील जो करना चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग जो है काला कोट पहन के बन गए वकील साहब, सूट बूट खड़ी मूट फुल है सिक्योरिटी, कोर्ट में आर्ग्यू बड़े अथॉरिटी, इंग्लिश कमांड है, हमारी डिमांड है, एरिया के टॉप के वकील साहब है। अरे ऐसे थोड़ा ना बनेंगे टॉप के वकील साहब, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें कॉन्सेप्ट पर भी क्या करना पड़ेगा, पूरा फोकस है जो करना पड़ेगा, वरना वो चीज वहां पे अधूरी रह जाएगी। मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना है कि अगर हमें वाकई में अच्छा एडवोकेट बनना है ना, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। अगर अच्छा जज बनना है तो भी कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करना है, मेरे को जज बनना इसलिए मैं जुडिशरी के सेगमेंट कवर कर रहा हूं, नहीं। गलती से भी अपने साथ बड़ा अन्याय मत करो। आप लोगों को अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपकी एलएलबी हुई कैसे है, और फिर दुनिया को कोसो कि तुम्हारा बेरोजगार रहना बनता है कि नहीं बनता है। देखो यार, मैं आप लोगों से बात है ना बहुत ही हमदर्दी के साथ कह रहा हूं। हमारे इस लीगल फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी निकल जाती है, और पता है क्यों निकलती है? हमारे खुद के लक्षणों से। हमारा एलएलबी का टाइम बहुत बेकार तरीके से गया। आप लोग पता है, आप लोग ये बात में जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये मैं आपकी एक अच्छी बात बताता हूँ और आपकी एक बुरी बात भी बताता हूँ। आप कैंडिडेट्स की अच्छी बात पता है क्या है? कि आप जो है, अगर मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5,000 भी अगर आप फीस पे करते हो ना, आप वो 5,000 वसूल करने का प्रयास करते हो। ठीक है, आपको लगा फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा रही, आप मुंह पे बोलते हो सर आपका पढ़ा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी फीस रिफंड कर दो। कहते हो कि नहीं कहते हो? यस, दैट्स अ गुड थिंग ऑफ यू, अच्छी बात है। और अगर आप कोचिंग में जाकर भी वहां पे जबरदस्ती सहन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, लल्लू लाल की तरह वो सिर्फ बेरेट को रीडिंग करके जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, और तुम उसको बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं ऐसे ही बनना पड़ेगा, तो तुम रट्टू तोते बन रहे हो। और ऐसे रट्टू तोतों की जगह नहीं है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर। इस तरीके की बेइज्जती कभी भी हो सकती, किसी भी वक्त है जो हो सकती है। बट जनरली आप लोग वहां पे अपनी आवाज खोल देते हो, लेकिन ये आवाज कॉलेज में कहां पे जाती है?
कॉलेज में लॉ का स्टूडेंट मंद बुद्धि बालक की तरह ना ढंग से क्लास चल रही है, ना रेगुलर क्लास चल रही है, कभी फैकल्टी नहीं आ रही है, कभी फैकल्टी कहीं और बिजी है। आप में से बड़ी मुश्किल से 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इकट्ठे होकर अपने कॉलेज के डीन के पास गए हो और बोला हो कि सर हमारी क्लासेस टाइम पे चल नहीं रही है। क्लासेस चल रही है, बड़ी मुश्किल से 1% आप में से कुछ कैंडिडेट होंगे जो अपने उस फैकल्टी को यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि सर हमको आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ नहीं रहा है। ये तो सारी हिम्मत सिर्फ कोचिंग के टाइम में आती है। उस कॉलेज के टाइम में जा तुम इतनी बड़ी फीस पे करते हो, वहां पे क्यों नहीं करते? ढंग से कॉलेज पढ़ाई करेंगे तो कोचिंग की जरूरत क्यों है? जरूरत ही नहीं है वहां पे। हमारी बुजदिली का शिकारी हम लोग ही होते हैं। दिस इज द रियलिटी। अब तुम्हें कहीं पर भी कोचिंग करनी है करना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि तुम्हें लिंकिंग लॉ पे आके ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, ये सेशन मेरा उस एंगल से है ही नहीं। आज 50,000 इस चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं ना। इससे पहले भी अपन ने चैनल क्रिएट किया है और चैनल क्रिएट करके बड़ी बड़ी कंपनी को दे दिए। उत्कर्ष लॉ क्लासेस जाके ढूंढ लेना, आज भी वो चैनल लिंकिंग लॉ से बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। अनअकैडमी जुडिशरी, जिसका पहले नाम लिंकिंग लॉस था, वो चैनल भी अपने ही कोलैबोरेशन से देके उनको छोड़ दिया गया और अभी नया चैनल, तीसरा चैनल बन रहा है। तो मुझे सब्सक्राइबर में वो इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को चाहिए वो स्टूडेंट जो वाकई में अपने लेवल के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है। क्योंकि पता है क्या है कि यहाँ पर अपन डांट खा लेते हैं, कोई बुरा नहीं लगता। जब इस तरीके से कोर्ट के सामने डांट खाए ना, अंदर से मरण हो जाता है इंसान का। इज्जत के एक तरीके से फलूदे निकल जाते हैं वहाँ पे। और मैं लिटरली नहीं चाहता कि जो भी लॉ स्टूडेंट इस वीडियो को भी इस वक्त देख रहा है ना, उसके साथ कभी भी ऐसा हो। तो भले ही वकालत करनी हो, करो एक बार जुडिशरी के लेवल की तैयारी करके फिर वकालत में जाओ, ताकि ऐसा एरर जाकर भी नहीं हो। Honestly, I love you all. I respect you all, and that the reason that I am telling you is such a reality of this profession of advocacy, the reality of the college education, the reality of the poor status of mental in trauma of the student of law. We need to understand it. Let's find out. आगे देखते हैं क्या होगा। सर आपने हमको इतना कहा, हमको बहुत बुरा लगा। हाँ, तो जिससे प्यार करते हैं उसी को तो कुछ कहेंगे ना, किसी और को जाके कहूँगा? मतलब मैं अपने दिल के जज्बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो अपने मन की भड़ास भी शेयर नहीं करूँ? इजाज़त देनी पड़ेगी बॉस, है ना। चलिए अब आगे सुनते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। This is intolerable. Lord, I seek 1 week's time to file supplementary affidavit in this case. As requested on behalf of the petitioner, this matter on 1 week. Online. बस ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना, इतना ही था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ उसको वापस सुनते हैं। कॉस्ट लगाई गई या टाइम दिया गया या क्या हुआ, ठीक है, वापस सुनो। No guideline for the lawyers. This is intolerable. Lords, in Implemented future, all those persons- before filing any petition, Lords, I will Lords deeply apologize, Lords. Please, Lords. I We may will deliver kindly, judgment. Lords, kindly permitted me We to. will deliver judgment. We will lay down guidelines how a writ petition is to be drafted, and how careful a lawyer should be before he stands up before this court for making submissions. We will lay down a guideline for the lawyers. This is intolerable. Lord, I seek 1 week's time to file supplementary affidavit in this case. As requested on behalf of the petitioner, this matter on 1 week. Online. लास्ट के सीन में क्या हुआ? दूसरे वकील साहब कौन थे? Lord, I seek 1 week's time to मतलब कौन से वकील साहब थे जिन्होंने आके मतलब थोड़ा सा माहौल एक लाइन के अंदर थोड़ा ठीक ठाक किया? वापस Before he stands up before this court for making submissions. Lords, I have no excuse, my Lords. Please, my Lords, pardon me, my Lords. I will not Seeking repeat. a direction to I the shall be legislature, careful, you my have Lords, in implemented future, all those persons- before filing any petition, my Lords. I will Lords deeply apologize, my Lords. Please, my Lords. I We may will deliver kindly, judgment. my Lords, kindly permitted me We to. will deliver judgment. We will lay down guidelines how a writ petition is to be drafted, and how careful a lawyer should be before he stands up before this court for making submissions. We will lay down a guideline for the lawyers. This is intolerable.
But I seek 1 week's time to file supplementary affidavit in this case. As requested on behalf of the petitioner, dismiss matter on 1 week. तो यहाँ पे वो लास्ट वाले सेकेंड वाले वकील साहब का थोड़ा सा सीन समझ में नहीं आया। वो इसी केस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे या कोई और कंसर्न था, तो उन्होंने सबमिशन मांगने के लिए 1 वीक का एक टाइम मांगा। तो शायद यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छुपी हुई बात भी सामने आ रही कि अगर इसी केस के वो दूसरे वकील साहब थे तो शायद उन्होंने सही टाइम पे आके माहौल को थोड़ा सा हैंडल करने का एक अलग तरीका से जो यहाँ पे किया, और 1 वीक का टाइम मिल गया। कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगी है, कॉस्ट वगैरह जो यहाँ पे नहीं लगाई गई है, लेकिन इनडायरेक्टली जज साहब ने अपनी पूरी बात है जो कह दी। अब मैं आखिरी बात अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ और उसके बाद इस सेशन को अपन फाइनली क्या करते हैं, क्लोज है जो करते हैं। देखो ये जो सेशन मैंने बनाया था, इस वीडियो को जो मैंने आपके सामने रखा है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि हमें इस बात को समझना है कि कई बार कुछ गलतियाँ बहुत भारी होती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअलिटी, वरना देखो कोर्ट में क्या होता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। लर्नेड एडवोकेट साहब ने बहुत इंटेलिजेंसी के साथ ने अपने आर्गुमेंट को शुरुआत में अच्छा रखा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे मैटर को डील किया, मतलब जिस तरीके से वो 5 पेजेस उन्होंने बीच में पढ़े, तब तक वकील जज साहब ने धैर्य रखा इस पॉइंट को लेकर। बट फिर जब गलती ऐसी होती है रेस्पोंडेंट के पार्ट पे वगैरह पे, तो वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती है ना। दैट्स द मेन कंसर्न है। और इसी तरह की सेशन आप लोगों के बीच में आप चाहते हो मैं और लेकर आऊँ, तो जाने से पहले इस वीडियो के अंदर एक थम्सअप जरूर करके जाना, ताकि लगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट है ना। अभी भी लाइव वॉचिंग 150+ कैंडिडेट्स हैं और मैं देख पा रहा हूँ ओनली 55 थम्सअप है जो हो रखा है। फटाफट यार थम्सअप तो ठोक दो, लगना चाहिए कि कहीं की जो है आप भी इस वीडियो के अंदर इस तरह की भी, क्योंकि ये अलग कंटेंट है। ये जो लिंकिंग वकालत हैं, ये मेरा कोई इंटरेस्ट आपको MCQ सॉल्व कराने का नहीं है। मैं चाहता हूँ हम प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखें और लाइफ में अप्लाई हैं जो करें। ओके, तो फटाफट यहाँ पर जो है थम्सअप मुझे यहाँ पे इस वीडियो में दिखनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और दूसरी बात, आप में से जो कैंडिडेट उदयपुर से बिलोंग करते हैं देन तैयार हो जाइएगा, क्योंकि उदयपुर के अंदर वहाँ की बार एसोसिएशन के सामने एक ऐसा ही प्रोग्राम में क्या करने वाला हूँ, एक लाइव करने वाला हूँ वहाँ आपके बार एसोसिएशन के साथ में। ये अपना एक एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी चलता है, जहाँ पर हम रियल टाइम के अंदर क्या करते हैं, चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है, उसको अपन कवर अप भी है जो करता है। सो अगर आप प्रैक्टिकल वकालत की उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप उस एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। उसका QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बाकी जुडिशरी का सेगमेंट अलग है, बट आज इस वीडियो के अंदर जुडिशरी कोर्स को प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। जुडिशरी की क्लासेस चलती है लिंकिंग ऐप पर, वो एक अलग सेगमेंट है, वो एक अलग प्रैक्टिकल बात है, बट हमें इस गलती को हमेशा ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच, आज के सेशन के लिए इतना ही। संभव हुआ तो कल फिर आप लोगों के बीच में एक ऐसा एपिसोड में और लेके आऊँगा। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। और अगर कोई बात दिल को बुरी लग गई हो तो उसे बुरा मत मानना, उससे समझना एक सजेशन।